हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर के एक टॉपिक के बारे में। आपको सबको मालूम है कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आज उसी से रिलेटेड एक एक्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ, दैट इज़ एंटीक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972। आज हम बात करेंगे कि ये जो आप इस तरीके की बहुत सारे स्कल्पचर्स, बहुत सारे हमारे एंटीक्विटीज़ और बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें जो हमारी धरोहर हैं, उन्हें किस तरीके से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है और उससे किस तरीके से हमें बचना चाहिए, आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ये भी जानेंगे कि क्या क्या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में लिमिटेशंस हैं और उन्हें हमें किस तरीके से जो है रेक्टिफाई करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। तो प्लीज़ एंड तक जुड़े रहें और कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखें, क्योंकि ये एक्ट आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है आपके आंसर राइटिंग में भी और प्रीलिम्स में भी इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एंटीक्विटी किसे कहा जाएगा। इस एक्ट के अनुसार दो डेफिनेशन दी गई हैं। पहली चीज़ तो यदि कोई कॉइन है, स्कल्पचर है, पेंटिंग है, एपिग्राफ है या फिर कोई ऐसा और वर्क है जो आर्ट और क्राफ्टमैनशिप से जुड़ा हुआ है, तो उसे कम से कम कितने साल, 100 साल पुराना होना चाहिए। अगर वो 100 साल से कम पुराना है तो उस डेफिनेशन के अनुसार वो एंटीक्विटी नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज़ आती है डॉक्यूमेंट रिलेटेड। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें आ गई, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, रिकॉर्ड और एनी अदर डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ चीज़ लिखी गई है और वो हमारे लिए साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, लिटरेरी, एस्थेटिक वैल्यू का है और उसकी जो एज है वो कम से कम 75 ईयर्स है, मतलब कम से कम वो 75 साल पुराना होना चाहिए। अगर उससे कम पुराना है तो उसे हम एंटीक्विटी नहीं मानेंगे। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इसी के साथ साथ एक और इंटरनेशनल कन्वेंशन है, दैट इज़ यूनेस्को कन्वेंशन ऑफ 1970, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि उसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें आगे देख पाते हैं, उन्हें सॉल्व कर पाते हैं, जिसके बारे में मैं इसी वीडियो लेक्चर में आपको बताऊँगा। अब जानते हैं इस एक्ट के प्रोविजंस क्या हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले सेंट्रल अथॉरिटी के अलावा, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा, कोई भी पर्सन जो है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन एंटीक्विटी को या फिर आर्ट ट्रेजर को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, यहाँ से बाहर नहीं बेच सकता देश के बाहर। बट अब आप ये चीज़ बोलेंगे कि सर बहुत जगह ट्रेड भी होता है, तो उस ट्रेड के लिए आपको क्या चाहिए होगा, उस बिजनेस के लिए आपको चाहिए होगा एक लाइसेंस। और वो लाइसेंस के अंदर अथॉरिटी कौन होगी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये उस चीज़ के बारे में देखेंगे कि क्या इस बिज़नेस को हमें लाइसेंस प्रोवाइड करना भी चाहिए या नहीं। अगर ये लाइसेंस प्रोवाइड कर देते हैं तो आप वो बिज़नेस कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये जो एक्ट बना, ये एक्ट बना 1972 के अंदर, बट ये इम्प्लीमेंट हुआ 1976 के अंदर। इम्प्लीमेंटेशन ये 4 साल बाद हुई इसकी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि 1976 के अंदर ये चीज़ बाहर लाई गई कि जिसके पास भी जितनी भी पोजेशंस हैं कल्चरल प्रॉपर्टी की, एंटीक्विटी की, उन्हें रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि हमारे पास इतनी एंटीक्विटीज़ हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। इस प्रोविज़न का मतलब ये था ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि उस इंसान के पास सिर्फ इतनी ही पोजेशन है। अगर आने वाले समय में इससे ज़्यादा चीज़ें वो पोजेस कर रहा है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। हम उससे ये पूछ सकते हैं कि तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें आई कहाँ से। इसी के साथ साथ जो भी इंसान या तो उसे ओन करता है, एंटीक्विटी को कंट्रोल कर रहा है, या फिर उसके पास पोजेशन है, उसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसने रजिस्टर करवाया होना चाहिए उस एंटीक्विटी को, ताकि हमें ये मालूम रहे कि ये पर्टिकुलर एंटीक्विटी जो है इस इंसान की पोजेशन में है, इस इंसान ने उसे खरीद रखा है। तो हम हर एक चीज़ का डेटा रिकॉर्ड मिट कर पाए और उसी के साथ साथ अगर इधर उधर होती है वो प्रॉपर्टी तो हमें मालूम हो कि लास्ट पोजेशन किसके पास थी, ताकि उससे पूछताछ की जा सके। बात आती है कि थ्रेट्स क्या है एंटीक्विटीज़ को, इसमें इतनी क्या थ्रेट वाली बात हो रही है। तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होता है, दैट टू इलीगल। तो ये चीज़ दिक्कत है। दूसरी चीज़ आप ये समझिए कि अगर इंडिया की कोई धरोहर बाहर जा रही है तो इंडिया के राइट्स उसमें से जा रहे हैं, हमारी सोवरेनिटी लाई करती है उसके अंदर, हमारे सोवरेन राइट्स है उसके अंदर, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी है और हम ही उस पर डिसीजन ले सकते हैं। इंडिया एज अ कंट्री ही उस पर डिसीजन ले सकती है। बट अगर चुरा के उसे किसी दूसरी कंट्री को दे दिया जाए, कहीं बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाए,
तो ये तो हमारे लिए दिक्कत है, ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ साथ आज के समय पे हम ये देखते हैं तो ये ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ चले जा रहा है और बहुत ज़्यादा जो है ये ट्रेड बढ़ चुका है। तो इसके लिए इस ट्रेड को भी हमें क्या करना है, कम करना है, रिड्यूस करना है। इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ को हमें रिड्यूस करना है। बात करते हैं कि किस तरीके से इंडिया जो है अपनी प्रॉपर्टी को वापस ला सकता है, अपनी कल्चरल हेरिटेज को वापस ला सकता है। तो 3 तरीके की एंटिक्विटीज़ को हम इसके अंदर डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहली ऐसी एंटिक्विटीज़ जो इंडिया से बाहर गई है, कब? प्री इंडिपेंडेंस। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी हो गई? प्री इंडिपेंडेंस, मतलब अंग्रेज यहाँ आए और लूट के चले गए। तो जो अंग्रेज लूट के गए, अगर हम उसे वापस लाना चाहें तो, अगर हम चाहें कि हमारा कोहिनूर वापस आ जाए तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगी? दूसरी चीज़, दूसरा है कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस गया बट बिफोर 1976, इस फेज के बीच में अगर कोई यहाँ से चीज़ गई तो उसका क्या निर्णय निकाला जाएगा? थर्ड, आफ्टर 1976, और अगर आफ्टर 1976 जब हमारा ये एक्ट बन चुका है, इस एक्ट के बाद अगर कोई एक्सपोर्ट की गई है, कोई बाहर ले जाई गई है, कोई किसी तरीके से स्मगल की गई है, तो उसकी क्या प्रोसेस होगी? तो जब हम फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट के लिए हमारे पास कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है। हमें क्या करना है? हमें बायलैटरल रिलेशन स्टैब्लिश करने हैं, बायलैटरल टॉक्स, और उसी के साथ साथ इंटरनेशनल प्रेशर। दूसरा क्या होगा? इंटरनेशनल प्रेशर। इंटरनेशनल प्रेशर कि दूसरी कंट्री उन्हें बोले कि कोहिनूर इंडिया का है, इंडिया को वापस दे दीजिए। इन 2 चीज़ों के थ्रू जो है हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब रही बात सेकंड और थर्ड कैटेगरी की, तो सेकंड और थर्ड कैटेगरी में हमें करना क्या है? पहले तो टॉक्स, पहले तो बातचीत स्टार्ट करनी है कि देखिए साहब ये हमारा है। दूसरा, हमें देना है प्रूफ कि ये देखिए हम प्रूफ देते हैं आपको कि ये इंडिया से आया है और इंडिया की इसकी ओनरशिप थी, इंडिया के अंदर लोग इसे जो है ओन करते थे, ये इंडिया की एक कल्चरल हेरिटेज है। थर्ड, हमें क्या करना है? यूनेस्को कन्वेंशन, जो कब बना था? 1970, उसकी मदद लेनी है और उसके थ्रू हम वापस ला सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें साइड में रखें तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इन सारी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट हमारे लिए एक यहाँ पे स्कोप बन जाता है। सेकंड और थर्ड कैटेगरी में कंपैरेटिवली आसान है क्योंकि हमारे यहाँ पे लीगल बैकिंग है, इंटरनेशनल लॉ बना हुआ है। बट जब हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉलिटिकल विल किस तरीके की है दोनों कंट्रीज़ की, दोनों कंट्री के रिलेशन किस तरीके के हैं, उस पर डिपेंड करता है। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि क्यों अभी भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही है, कि क्या कारण है कि हम अभी तक ऐसी एक्टिविटीज़ को रोक नहीं पाए। सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात हुई थी, सर्टिफिकेट लेने की बात हुई थी। तो सर्टिफिकेट बहुत ही कम लोगों ने लिया है, बहुत कम लोगों ने अपनी एंटिक्विटीज़ जो है उन्हें रजिस्टर कराया है, उन्हें बताया है कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। अब आप खुद मुझे बताइए कि जब तक लोग प्रॉपर्ली उसे रजिस्टर नहीं कराएंगे, गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं होगा, डेटा बेस नहीं होगा, तो किस तरीके से जो वो है उसे ट्रेस कर पाएंगे? तो पहली दिक्कत तो यहाँ आती है। दूसरी, इंडियंस को मालूम ही नहीं होता है कि उनके पास किस चीज़ की पोजीशन है। ठीक है, एंटिक्विटीज़ ऐसी चीज़ है कि उन्हें ही मालूम होती है उसकी वैल्यू, जो उसको डीपली जानते हैं, जो उसकी वैल्यू को समझते हैं, जो उसके बारे में नॉलेज रखते हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं, अगर उनसे ऐसी कोई चीज़ खो जाती है या उनके यहाँ से कोई ऐसी चीज़ चोरी हो जाती है तो वो FIR भी नहीं लिखवाते, वो इस चीज़ को रिपोर्ट ही नहीं करते। तीसरी चीज़, गैप है एक बहुत बड़ा। इंडिया के अंदर जो मिसिंग एंटिक्विटीज़ हैं, जो मिसिंग ट्रेजर्स हैं इंडिया के, वो बाहर की तरफ दिखते ही नहीं है, वो सरफेस ही नहीं हो रहे ग्लोबल एरिया में। कहीं आर्ट म्यूजियम में या किसी और म्यूजियम में हमें देखने के लिए मिले, ऐसी चीज़ हम देख ही नहीं पा रहे। तो ये दूसरी दिक्कत हो जाती है इंडिया जो फेस कर रही है। इसी के साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से हम जो है इसे रोक सकते हैं, क्योंकि UPSC में आप जितने भी आंसर लिखें, आपको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बतानी है, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन बताना है। आपको एज अ ब्यूरोक्रेट अपॉइंट किया जाएगा, आपको इसलिए अपॉइंट किया जाएगा ताकि आप सॉल्यूशन दें। प्रॉब्लम्स तो हर कोई इंसान बता सकता है, प्रॉब्लम्स तो जो है आज के समय पे चाय पीते वक्त हर कोई इंसान बताता है कि हमारे देश में ये प्रॉब्लम है। एज अ UPSC एस्पिरेंट आपको उसके अंदर सॉल्यूशन देना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले तो हमें एक्यूरेट डेटाबेस बनाना है जिसके अंदर हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन हो, जितनी भी हमारी एंटिक्विटीज़ है उनकी सारी चीज़ें उसके अंदर स्टोर्ड हों, कि ये कितने साल पुराना है, किसकी पोजीशन में है, लास्ट टाइम किसकी पोजीशन में था, ये ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं हो सकता, सारी चीज़ें उसके अंदर जो हों, सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर हों। दूसरी चीज़,
आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, उसको हमें स्ट्रेंथन करना है, उस इंस्टीट्यूशन को मजबूत कर देना है ताकि वो इस पे और बेहतर तरीके से काम कर पाए। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया जो हमारी कल्चरल हेरिटेज जा चुकी है, अब भले ही वो प्री इंडिपेंडेंस गई हो पर है तो हमारी, हम ही हक रखते हैं उस पर। तो जब बेहतरीन तरीके से उस पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा, लोग इंग्लैंड को प्रेशराइज करेंगे कि नहीं इंडिया का कोहिनूर है उसे वापस दीजिए, सारी कंट्रीज एक साथ आ जाएंगी, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंग्लैंड को वो वापस देना पड़े, वरना वो देंगे कोहिनूर, कोहिनूर छोड़ो वो छोटा मोटा हीरा नहीं देंगे हमें। तो इसके लिए ज़रूरी है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, बहुत ही बेहतरीन इंटरनेशनल कोऑपरेशन होनी चाहिए। सो आई होप यू लाइक दिस टुडेज वीडियो लेक्चर, आपको मज़ा आया होगा और इसको आप बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स में उतार लें, अपने दिमाग में उतार लें, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी है कि इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।